हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी टर्म्स जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए, सो दैट आगे हम इस पूरे जब कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो ये टर्म्स हमारे काम आने वाली हैं। तो एक बेसिक लेक्चर होगा, बहुत क्विक हम इसको कवर अप करेंगे विद एग्जाम्पल, सो दैट आपको पता चल सके। और ये बहुत ज़रूरी, कह सकते हैं कि ज़रूरी लेक्चर है आपके लिए, क्योंकि आप अभी आपने इनकम टैक्स के पढ़ना स्टार्ट किया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि सरकार डायरेक्टली आपके ऊपर ये इम्पोज कर रही है, यानी कि आपको ही डायरेक्टली सरकार को इनकम टैक्स, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है, ये डायरेक्ट वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि टैक्स का बर्डन आप किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। ये टैक्स आपको अपने नाम से फाइल करके ही सरकार को भरना पड़ेगा। दैट इज़ वाई हम इसको डायरेक्ट बोल रहे हैं। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि तो मैम इनडायरेक्ट क्या होता है, तो इनडायरेक्ट का मतलब जस्ट लाइक एज योर जीएसटी। जीएसटी का मतलब हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, वहाँ पे हमने जीएसटी दिया शॉप वाले भैया को, या कहीं पे भी आपने कुछ भी परचेज़ किया, चाहे ऑनलाइन किया, वहाँ पे आप देखते हो ना जीएसटी लिखा होता है आपके बिल के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर। तो वो जीएसटी मतलब, कहने का मतलब है आप अपनी जेब से जीएसटी तो भर रहे हो, लेकिन आप सरकार को डायरेक्टली पे नहीं कर रहे। वहाँ पे वो शॉपकीपर या वो सेलर जो आपको बेच रहा है वो प्रोडक्ट, वो सरकार को जीएसटी रिटर्न फाइल करके दे रहा है। तो दैट इज़ इनडायरेक्ट। भर मतलब जा आपकी जेब से ही रहा है जीएसटी का अमाउंट, लेकिन आप डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे, आप उस सेलर को पे कर रहे हो, और सेलर जो है आपके बिहाफ पे बेसिकली जीएसटी रिटर्न फाइल करके सरकार को पेमेंट कर रहा है। दैट इज़ इनडायरेक्ट वे। और लेकिन जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट वे है। डायरेक्ट वे का मतलब क्या, कि भैया आपको डायरेक्टली अपनी आईटीआर फाइल करके सरकार को इनकम टैक्स भरना है। सो दैट इज़ वाई डायरेक्ट टैक्स है ये। अब ये जो इनकम टैक्स है ये कौन कौन देता है? भाई आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल पर्सन्स, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई अदर पर्सन। अदर पर्सन्स में कौन आता है मैम? अदर पर्सन्स में आते हैं आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हुआ, जिसका एक कॉमन फैमिली बिजनेस है, ठीक है। अदर पर्सन में आते हैं आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, आपके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि 2-4 लोग मिल के जो है कोई बिज़नेस चला रहे हैं, वहाँ से कोई इनकम हो रही है, दैट इज़ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अदर पर्सन में कोई लोकल अथॉरिटी आ सकती है, ठीक। तो ये सब भाई जो भी इनकम अर्न कर रहा है उसको सरकार को टैक्स तो भरना पड़ेगा, दैट इज़ इनकम टैक्स। और कब, कितने टाइम में? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब इनकम टैक्स जो है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्नड होता है, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, दैट इज़ इनकम टैक्स एक्ट 2025 सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। तो पहले हम जब 2025 से पहले जब हम इनकम टैक्स पढ़ते थे, या 2025 तक भी हमने जो इनकम टैक्स पढ़ा है, तो हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पढ़ा है। बट अभी सरकार ने क्या लागू कर दिया है? इनकम टैक्स एक्ट 2025। कहने का मतलब है चीज़ें सेम ही हैं, बट स्टिल कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ कह सकते हैं चेंजेस सरकार ने करे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये एक न्यू चीज़ मैं आपको एडिशन में बता रही हूँ, सो दैट आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखेंगे। अब एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक मीनिंग का, हर एक टर्म का एग्जाम्पल के साथ मीनिंग पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स, जैसे आपका नाम है मिस्टर ए, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ने जो है 8 लाख रुपए पूरे साल का कमाते हैं, तो हो सकता है कि वो इनकम टैक्स जो है उनके लिए लायबल हो। बट जनरली मैं आपको बता देती हूँ, सरकार ने जो है इस टाइम पे, अगर आप 12 लाख तक की इनकम अर्न करते हो, अगर आपकी पूरे साल में, कहने का मतलब है, तो आपको ना रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको रिबेट मिलेगी। और वो रिबेट की अमाउंट इतनी होती है कि जितना आपका टैक्स बनता है ना 12 लाख तक के ऊपर, वो पूरी की पूरी रिबेट में माइनस हो जाता है। तो दैट इज़ वाई आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। बट येस, उस रिबेट को इम्प्लीमेंट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो कहने का मतलब मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर आप 12 लाख तक कमाते हो, तो 87A वाली रिबेट को यूज़ करके, या उसका फ़ायदा उठा के आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को ज़ीरो कर सकते हो,
ठीक, ये भी अपने माइंड में हम रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ जो इनकम टैक्स हम लोग लगा रहे हैं ना, वो एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम के तहत लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ शर्तें हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में भी। आप गूगल कर लेना, उसमें आपको रेट जो करंट रेट्स हैं वो मिल जाएंगे कि भैया इतने से इतने इनकम पर इतना टैक्स, इतने से इतने इनकम पर इतना टैक्स, उस तरीके से। ठीक, अभी तो हम सिर्फ एक बेसिक लेक्चर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में जा नहीं रही हूँ। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, अभी आई होप फर्स्ट वाला जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेकंड पे चलें। सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ पी वाई और ए वाई। पी वाई ए वाई याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अब देखो सिंपल भाषा में समझाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है भाई, आपका जो पिछला साल था दैट इज़ 2025 से 26, और 1 अप्रैल 31 मार्च तो हमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, ये हमारा क्या था, प्रीवियस ईयर। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर की इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरना है। कौन से वाले ईयर में, 26 से 27, यानी कि आपके असेसमेंट वाले ईयर में। ठीक, अब आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ोगे तो मोटे तौर पे यही निकल के आएगा। आप देखो इसको, ठीक है, क्या लिखा है, द प्रीवियस ईयर इज़ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड। ये वो फाइनेंशियल ईयर है जिस साल आपने वो इनकम कमाई है। ठीक है, जैसे आपने एक इनकम जो है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में कमाई है, उसका जो टैक्स आप भरोगे जो है वो आप भरोगे किस में, वो आप भरोगे इस असेसमेंट ईयर में, यानी कि 2026 से 27 में भरोगे। तो अब क्या लिखा हुआ है, द असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के अगले वाला ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है। इन विच द इनकम इज़ असेस्ड एंड टैक्स इज पेड, यानी कि जिस साल आप टैक्स भरते हो। ठीक है, कि भाई 25-26 में मैंने कमाई करी, 26-27 में मैं इसी 25-26 की गई कमाई के ऊपर टैक्स भर रही हूँ। मेमोरी ट्रिक देख लो कि पी वाई प्रीवियस ईयर में आप कमाते हो और असेसमेंट ईयर में आप टैक्स भरते हो। याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अभी एक बात ध्यान रखना कि सरकार ने ना अभी एक न्यू एडिशन भी किया है इस चीज़ में, पी वाई ए वाई के कॉन्सेप्ट में, कि अब सरकार कहती है पी वाई ए वाई छोड़ो, अब मैं एक ही ईयर को मानूंगी जिसको हम बोलते हैं टैक्स ईयर। क्या होता है, टैक्स ईयर। ठीक है जी, यानी कि पी वाई ए वाई छोड़ो, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कौन सा ईयर, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, बस जिस ईयर में आपको टैक्स भरना है दैट इज़ योर टैक्स ईयर। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखेंगे पी वाई ए वाई का भी, और ये टैक्स ईयर अभी सरकार ने ये भी बोल दिया है कि एक साल को हम बोलेंगे सिर्फ टैक्स ईयर। ठीक, अब आता है पर्सन्स। तो भाई पर्सन आपके माइंड में आएगा, भाई पर्सन क्या होता है, पर्सन तो मैं मैडम आप और मैं, जी नहीं, पर्सन का मतलब ना इनकम टैक्स की भाषा में कुछ और होता है। पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल। हाँ जी, मैं और आप भी हैं, डोंट वरी। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन में आता है, कंपनी भी पर्सन्स में आती है, फर्म भी आती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आती है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब वो लोग हैं, ये सब वो कह सकते हैं टर्म्स हैं जो आपकी पर्सन की डेफिनेशन में आती हैं और जिनको हम बोल सकते हैं जिनको टैक्स भरना है। कंपनी को भी टैक्स भरना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी टैक्स भरना है, फर्म को भी भरना है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सभी लोगों को टैक्स भरना है। तो ये सब इनकम टैक्स की नज़र में इनकम टैक्स के पर्सन्स हैं। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं असेसी भी बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये वो लोग हैं जो लायबल हैं टैक्स भरने के। ठीक है, अब असेसी क्या है, असेसी वही आ गया ना, वही पर्सन है जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, और अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। असेसी वो पर्सन है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, या फिर हम दूसरी भाषा में बोलें तो असेसी वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट हम इनकम टैक्स एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। ठीक, अब असेसी भी कई टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल भी होता है, रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, डीम्ड असेसी भी होता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट भी होता है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं। हो सकता है 2 मार्क्स के हिसाब से आपके एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अभी के लिए तो हम बस बेसिक ही पढ़ रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है इनकम मीनिंग एंड टाइप्स। तो अब इनकम टैक्स तो हम पढ़ रहे हैं, बट इनकम क्या है? इनकम का मीनिंग भी यस आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हैं वहाँ पे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इन इनकम टैक्स। तो क्या आंसर करोगे? तो इनकम मतलब क्या? जो आपको डिफरेंट सोर्सेज से रिसीव हो रही है, पैसा रिसीव हो रहा है। अब पैसा कहाँ कहाँ से रिसीव हो सकता है भाई आप नौकरी करते हो तो आपको सैलरी मिल रही है। हो सकता है भाई आपकी जो है एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो हैं, तो वहाँ से आपने भाई रेंटल बिज़नेस खोल रखा है, किराए पे मकान चढ़ा रखे हैं, तो वहाँ से आपको किराया मिल रहा है। हो सकता है आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ से आपको इनकम हो रही है। हो सकता है आपका कोई प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर हो, आप सीए हो, आप लॉयर हो, आप है ना, तो ये इस प्रोफेशन के बेसिस पे आपको कोई इनकम हो रही है। कैपिटल गेंस, भाई आपने अपनी कोई कीमती एसेट बेची है, सोना बेचा है, ज़मीन बेची है, कुछ भी कीमती चीज़ आपने अपनी कोई व्हीकल बेचा है, कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफ़र किया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म जो 3 साल से कम पीरियड में आपने बेच दिया, आज लिया और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद बेच दिया, 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा हुआ। लॉन्ग टर्म क्या होता है? 3 साल से ऊपर, 3 साल तक आपने उस एसेट को होल्ड किया, 3 साल बीत जाने के बाद जब आपने उस एसेट को बेचा और जो आपको फ़ायदा हुआ, दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें लॉस भी हो सकता है भाई मेरी 10,000 की चीज़ हो लेकिन 3 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 5,000 हो, तो लॉस भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से कैपिटल गेंस भी क्या है? एक तरीके की इनकम ही है, एक तरीके का प्रॉफिट है। अदर सोर्स क्या होता है? अदर सोर्स जैसे कि आप कोई लॉटरी जीत गए, आप कौन बनेगा करोड़पति में पैसा जीत गए, आपने कोई लूडो गेम खेल ली, वहाँ जीत गए, है ना। अदर सोर्स यानी कि सैलरी, हाउस, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल एसेट के अलावा अगर आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। तो 5 हेड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी कि बिजनेस और प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और जो आपका फोर्थ हेड होता है दैट इज़ कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, और 5th हेड होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अभी जीटीआई क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? जब आप इन्हीं 5 हेड से प्राप्त हुई इनकम को ना टोटल लगा देते हो और कोई भी डिडक्शन नहीं करते, टोटल लगाना है सिर्फ इन 5 हेड्स का, तो आपका वो कहलाता है जीटीआई। अब हो सकता है भाई ज़रूरी नहीं है मेरे को इन्हीं 5 हेड से ही इनकम हो सकता है भाई बस मैं सैलरी कमाती हूँ और मैंने एक घर दे रखा हो रेंट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो यही 2 सोर्स है मेरे। तो कहने का मतलब है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है भाई कोई पर्सन ऐसा हो जो बिज़नेस भी करता हो, 3 काम से हो रहे हो सकता है भाई मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, तो किसी भी हेड से मुझे भाई इनकम हो सकती है। तो जब आप ये 5 हेड का टोटल कर देते हो दैट इज़ योर जीटीआई। क्या होता है वो? जीटीआई यानी कि ग्रोस टोटल इनकम होता है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम इन दोनों में फ़र्क है। ग्रोस टोटल इनकम में सिर्फ आप अपने हेड्स को प्लस कर रहे हो, इन हेड से जो इनकम हो रही है उनको प्लस कर रहे हो, जिसमें आपने कोई भी किसी भी तरीके की कोई डिडक्शन नहीं करी, अभी सिर्फ आपने प्लस किया, दैट्स इट, दैट इज़ योर जीटीआई। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन टोटल इनकम क्या होता है वो डिफरेंट है, और जो टैक्स होता है ना वो जीटीआई पे नहीं लगता, टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है, ठीक है। अभी टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम का मतलब आफ्टर डिडक्शन, कि मान लो भैया हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से मुझे मिले 7 लाख फॉर एग्जांपल लेते हैं, और हाउस प्रॉपर्टी से मिले मुझे 5 लाख, रेंट 12 लाख हो गए, ठीक है। अब 12 लाख में ये हो गई मेरी जीटीआई, भाई 2 ही हेड से मुझे इनकम हुई, दैट इज़ मेरी जीटीआई। अब अगर इस जीटीआई में से मैं डिडक्शन माइनस कर दूँ ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जीटीआई माइनस डिडक्शन, तो वो मेरी कहलाती है क्या? टोटल इनकम। टोटल इनकम वो टोटल इनकम होती है जो आपकी जीटीआई में से डिडक्शन को माइनस करे। अब ये डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन का मतलब ये होता है आपकी ये जो आपके चैप्टर 6A में आती हैं जिसमें 80C से 80U तक की डिडक्शन होती है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो आप लगा लो ये आप LIC प्रीमियम भरते हो,
इस पे भी आप डिडक्शन अवेल कर सकते हो। ठीक है, आप जो है कोई सरकारी स्कीम में पैसा लगाते हो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल सकती है। कोई सरकारी फ़ंड में आप पैसा देते हो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल सकती है। कोई रिसर्च के लिए पैसे देते हो उसकी भी डिडक्शन मिल सकती है। मेडिकल एक्सपेंसेस को लेके भी डिडक्शन मिल सकती है। तो बहुत सारी ना सरकार ने डिडक्शंस हमें मतलब दे रखी है, बेनिफिट दे रखे हैं। तो अगर कोई बन रही है आपकी तो आप माइनस कर सकते हो, और फिर जो निकल के आएगा उसके ऊपर आपका जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होगा। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होगा, एंड देन जो भी बनेगा वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके बाद आता है एग्जेम्प्टेड इनकम। क्या होता है एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब ये होता है, एग्जेम्प्ट इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ऐसी इनकम जो आपके इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग कहते हैं ना कि उसको काउंट ही नहीं करते, उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, उसको हम कभी भी नहीं लिखेंगे। स्कॉलरशिप्स हो गई, कुछ बहुत सारी होती हैं। ये बात याद रखना, ये आपके सेक्शन नंबर ना 10 में आती हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 10 में आती है। बहुत सारी, इसका पूरा एक चैप्टर है जो आप पढ़ोगे। बहुत सारी डिडक्शन मतलब एग्जेम्पशंस होती हैं। एग्जेम्पशन मतलब ऐसी इनकम, कहते हैं ना सरकार ने बोला अगर ये इनकम आपको होगी तो इस पर आपको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप लिखोगे भी नहीं इसको, अपनी जब टैक्स फाइल करोगे ना तो लिखोगे तक नहीं उसको, उसमें इंक्लूड ही नहीं करोगे। आ गई ना आपकी 10th नंबर। देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम, जो आप एग्रीकल्चर लैंड है आपकी इंडिया में ही है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू आप ऑब्वियसली फसल वसल ये सब कर रहे हो तो कमा रहे हो, और वो जनरली एग्जेम्प्ट होती है, इस पर आपको टैक्स नहीं भरना। कैजुअल इनकम क्या होती है? कैजुअल इनकम में आपकी लॉटरी विनिंग्स, क्रॉस बोर्ड प्राइजेस, जो मैंने अभी बताया था ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो आपका 5वां नंबर वाला हेड है ना वही है, इसी से रिलेटेड। ये बात ध्यान रखना। और इस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, जनरली 30% टैक्स भरना पड़ता है इस पर, ये बात ध्यान रखना। गेम शो प्राइजेज, जो मैंने बताया ना KBC, कौन बनेगा करोड़पति, क्रॉस बोर्ड प्राइजेस, हॉर्स रेस विनिंग्स। ठीक है, उसके बाद 12th पॉइंट आता है कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? हम तो अकाउंट्स में भी पढ़ के आए हैं इसको, है ना। देखो, कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि भैया ये रोज़ रोज़ नहीं हो रही, ये डे टू डे आपकी ऑपरेशन से नहीं हो रहा कुछ, आप बिज़नेस रन कर रहे हो डे टू डे, ये आपको रिसीव नहीं हो रही। जो डे टू डे रिसीव होती है वो रिवेन्यू रिसीट होती है, लेकिन जो कभी कभी रिसीव हुए वो कैपिटल रिसीट होती है। ये बात ध्यान रखेंगे कि कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग होती है, यूजुअली नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड, और रिवेन्यू रिसीट जो रिकरिंग बिजनेस रिसीट होती है और ये हमेशा टैक्सेबल होती है। तो कौन सी टैक्सेबल नहीं होती? जनरली कैपिटल रिसीट। टैक्सेबल कौन सी होती है? रिवेन्यू रिसीट। ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, लिखा है ना, देखो यहाँ पे क्विक रिवीजन, देखो क्या लिखा है। PY का मतलब वो ईयर, प्रीवियस ईयर जिसमें आपने इनकम कमाई है। असेसमेंट ईयर, जिसमें आपकी उस इनकम का असेसमेंट किया जा रहा है, यानी कि आपने टैक्स भरा है। GTI, इनकम बिफोर डिडक्शन, और टोटल इनकम GTI आफ्टर डिडक्शन। GTI क्या होता है? ग्रोस टोटल इनकम। हेड का प्लस किया, कोई डिडक्शन माइनस नहीं करी, दैट इज़ GTI। हेड का प्लस किया लेकिन GTI माइनस करी, दैट इज़ टोटल इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम जो टैक्सेबल नहीं होती, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि जिस पर टैक्स नहीं लगता। कैजुअल इनकम जिसको हम स्पेशल रेट से टैक्स लगाते हैं। कैपिटल रिसीट जनरली वो नॉट टैक्सेबल होती है, और रिवेन्यू रिसीट जो है वो टैक्सेबल होती है। आई होप आज आपने ये जो 12 पॉइंट्स पढ़े हैं वो आपके दिमाग में थोड़े बहुत कह सकते हैं कि समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ऐसी वीडियो मैं और लाती रहूँगी। और इनकम टैक्स की आपको सारी वीडियोस हमारे चैनल पे धीरे धीरे मिलती रहेंगी, और मेरी काफ़ी प्रीवियस वीडियोस भी होंगी। हो सकता है कि अभी इस लेक्चर्स को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाए, तो आप प्रीवियस ईयर की भी वीडियोस देख सकते हैं। लर्निंग विद कोमल डाल के जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम ऐड विद लर्निंग विद कोमल, तो क्या पता आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा जो भी नई बन रही है। और थैंक यू सो मच।